The things those are alive must have some special characteristics of these, some sort of movement, either visible or invisible आदि में जो भी थिंग्स, जो भी चीज़ें जीवित हैं, उनकी उनका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेशल विशेषता है। चाहे वो विशेषता ये सॉर्ट ऑफ मूवमेंट होता है तो विजिबल भी हो सकता है या इनविजिबल मूवमेंट भी हो सकता है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स आर विजिबल मूवमेंट्स, जो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट्स है वो क्या विजिबल है, दिखते हैं, विजिबल मूवमेंट्स है। जबकि मोलिकुलर मूवमेंट इनविजिबल मूवमेंट्स है। मोलिकुलर जो भी मूवमेंट हो रहा है वो सारा क्या है, इनविजिबल मूवमेंट है गाइस। मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन when they are not doing anything particular, मतलब जब वो कुछ कर नहीं रहे, जैसे हम लोग सो भी रहे हैं, यानी कुछ नहीं कर रहे ना सोते समय, तो कुछ ना भी करे तब भी मेंटेनेंस फंक्शन चलते रहना चाहिए। वो कुछ नॉन स्टॉप, ये बिना अनैच्छिक, बिना इच्छा के होने वाला फंक्शन है जो होते ही रहना चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जो एक साथ में ये मेंटेनेंस फंक्शन को, जॉब को परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसेस में क्या करता है, मेंटेनेंस प्रोसेस में क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो रोके, क्या रोके, डैमेज रोके, ब्रेक डाउन रोके, किसी भी तरह का डैमेज और ब्रेक डाउन रोके, उसके लिए वो एनर्जी चाहिए। उसको मेंटेनेंस प्रोसेस को भी मेन बात है, एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये एनर्जी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से ही मिलता है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी of the organism that we call food to the inside. The process is called nutrition. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process of transfer of source of energy. Transfer of energy. कि एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफर हो बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होगा। फूड हम लोग खाएंगे, बक्कल कैविटी से पेट में जाएगा, स्टमक में 3 एंजाइम है, क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसिड क्रिएट कर देता है पेट में, तो पेप्सिन जो है उसको रास्ता बनाता है डाइजेशन का। पेप्सिन प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड्स में। फिर उसके बाद म्यूकस जो है एक इनर लाइनिंग बना देता है पेट में, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज्वलनशीलता से बचा सके पेट को। उसके बाद फूड इमल्सिफाई होता है, मतलब पार्शियल ब्रेक डाउन होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन हो गया, फिर इसके बाद में बहुत सारे जूस पैनक्रियास के, फिर इसके बाद बाइल जूस जो कि लीवर से निकलता है, लीवर के बाइल गॉल ब्लैडर से निकलता है, गॉल ब्लैडर से जाके वो फैट को इमल्सिफाई करता है। तो ये सारे जूस मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। उसके बाद में जो है विल्ली को दे दिया जाता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो वेसल्स होते हैं वो विल्ली ले लेता है खाना को और खून के जरिए से पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन जो है नाक से जाता है, फिर इसके बाद नाक से जाके विंड पाइप के जरिए से लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई के बाद में लंग्स में जाता है, लंग्स से हार्ट में जाता है, हार्ट का एक चैम्बर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट में, पहले हार्ट से जाके लंग्स में जाता है, फिर ऑक्सीजन लेके वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, फिर वो वापस से हार्ट में जाके पंप होके पूरा सेल में चला जाता है। पूरा सेल में जब ऑक्सीजन आ गया और खाना आ गया तो रिएक्शन होके एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट CO2 और वाटर निकालता है, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट वाला एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिल रहा है ना, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है, खाना से ही ट्रांसफर हो रहा है। तो खाना को जो लेने का प्रोसेस है और उससे एनर्जी निकालने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। The outside source of energy could be quite varied. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to the kind of molecules the body need to grow. जो outside source of energy है वो बहुत अलग अलग तरह का होता है। ये source energy का इसीलिए उसको तोड़ना पड़ेगा, break down करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, build in the body and must be finally converted to a uniform source of energy. यानी बहुत अलग अलग तरह का एनर्जी सोर्स होता है, तो सबको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ेगा। सिंपलर फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूनिफॉर्म सोर्स और सिंपलर सोर्स ऑफ एनर्जी में तोड़ना पड़ेगा। दैट कैन बी यूज्ड बाय वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। तो जो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके जिस यूनिफॉर्म सोर्स का एनर्जी का इस्तेमाल अलग अलग मॉलिक्यूलर मूवमेंट को करने के लिए होगा, जो जरूरी है लिविंग स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए।
और साथ ही एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो, और उस काइंड मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स बॉडी को ग्रो करने के लिए जरूरी है, उस मॉलिक्यूल्स को के लिए भी जो ये एनर्जी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular mode is called respiration. यानी प्रोसेस जो है ऑक्सीजन को आउटसाइड द बॉडी से एक्वायर करना, उसको यूज करना और फूड के प्रोसेस का ब्रेकडाउन, सेलुलर नीड्स के लिए ब्रेकडाउन तक, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. यानी जो मैंने बताया, चले सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन सेल में पहुंच गया, खाना बिल्ली से ले गए सेल में पहुंच गया, खून के जरिए से खून ट्रांसपोर्टेशन करता है सब, तो वो जो पहुंच गया, अब उसके बाद में रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन हो गया, क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, एनर्जी टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा फूड सोर्सेस का सेलुलर नीड्स के लिए, फिर CO2 बनेगा और क्या होगा, पानी बनेगा. तो ये पूरा प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं. In case of a single cell organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. यानी जो सिंगल सेल, एक ही सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक ही सेल जो जीव होता है, उसके केस में कोई भी स्पेसिफिक अंग नहीं है उसका खाना को लेने के लिए, गैसेस को लेने और छोड़ने के लिए एक अलग अलग अंग नहीं है. जैसे हम लोग बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारा नाक है सांस लेने के लिए, मुंह है खाने के लिए, तो अलग अलग अंग हो गया ना खाने के लिए, सांस लेने के लिए. लेकिन एक सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वन सेल ऑर्गेनिज्म का कोई अलग अलग अंग नहीं होता है. एक ही सरफेस, जो वो सरफेस जो है उसका पूरा सरफेस वो एनवायरमेंट के कंटेक्ट में होता है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में all the cell may not be in direct contact with the surrounding environment. यानी surrounding environment का direct contact में नहीं होता है. The simpler diffusion will not meet the requirement of the cell. So in multicellular organism there is a transportation system for carrying food, oxygen, waste material from one place to another place in the body. तो इसीलिए क्या होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है, खाना को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीट करना. तो जब केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल करता है कार्बन सोर्स को और ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेशन के लिए, जब केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्स का इस्तेमाल करता है, क्या बोला मैंने, जब केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्स का इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है एनर्जी जनरेशन के लिए, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स. तब वो लोग बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं. केमिकल रिएक्शन जब इस्तेमाल करता है कार्बन का यानी CO2 का एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है एनर्जी जनरेशन का, तो वो कुछ बाय प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं. एंड दे आर नॉट यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside. The process is called excretion. इसमें दोनों तरह का बता दिया है केमिकल रिएक्शन. कार्बन के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन कौन करेगा, प्लांट्स करेगा, तो उसका भी एक्सक्रीशन होगा, उसका भी कुछ वेस्ट बाय प्रोडक्ट निकलेगा. तो वो अपना वेस्ट बाय प्रोडक्ट को या तो किसी पत्ता में छोड़ देगा, पत्ता में छोड़ के वो पत्ता गिर जाएगा, या तो वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में छोड़ देगा. इस तरह से तो वो वेस्ट प्रोडक्ट वो लोग भी एक्सक्रीट करता है. तो केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन सोर्स का इस्तेमाल हो या ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो एनर्जी जनरेशन के लिए, जैसे हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करता है और प्लांट्स CO2 का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन एनर्जी जनरेशन करता है, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन सोर्स का इस्तेमाल हो या ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो एनर्जी जनरेशन से, और जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट हो जो कि यूजलेस हो बॉडी के सेल्स के लिए, जो हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए, तो ये वेस्ट को हम लोग को वेस्ट को निकालना जरूरी है बॉडी से, और जो प्रोसेस है निकालने का उसको एक्सक्रीशन कहते हैं. Based on the mode of obtaining food material, living organisms are divided into two group, autotrophs and heterotrophs. यानी किस तरह से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किस तरह से फूड मटेरियल ले रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड मटेरियल किस तरह से ले रहे हैं, उसके लिए दो ग्रुप में बांटा गया, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए फोटोसिंथेसिस से, और हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे के बनाए हुए यानी ऑटोट्रॉफ्स के बनाए हुए खाने को खाते हैं. ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water inorganic source है. Autotrophs include green plants and some bacteria. Autotrophs में green plants आ जाते हैं और कुछ bacteria आ जाते हैं, autotrophs होते हैं. Heterotrophs utilize complex substances which have to be broken down into simpler one before they can be used for upkeep and growth of the body. यानी हम जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में उसको यूज करते हैं, डाइजेस्ट करके यूज करते हैं एनर्जी के लिए। इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म बायोकैटालिस्ट का इस्तेमाल करता है। बायोकैटालिस्ट का नाम है एंजाइम, इसको बोलते हैं एंजाइम। इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट